हेलो, मैं डॉक्टर शशि शर्मा, सह आचार्य गृह विज्ञान, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से बोल रही हूँ। आज मैं बीएससी पार्ट 2 के खाद्य सूक्ष्म जैविकी या फूड माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रथम इकाई का द्वितीय टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। यह टॉपिक है ताजे भोज्य पदार्थों का प्रारंभिक संदूषण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खाद्य संदूषण क्या है। ताजे भोज्य पदार्थों के असुरक्षित रख रखाव से उसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, परजीवी तथा वायरस आदि पनप जाते हैं और भोजन को दूषित कर देते हैं। यही खाद्य संदूषण कहलाता है। तो जैसा कि डेफिनेशन से ज्ञात हो रहा है कि जो सुरक्षित या ताजे भोज्य पदार्थ होते हैं उनको अगर हम भली भांति संग्रहित नहीं करते हैं या ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं या उनका रख रखाव या हैंडलिंग अच्छी तरह से नहीं होती, साफ़ सफाई और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, तो वे कटफट जाते हैं, उनमें फफूंदी लग जाती है या जीवाणु, परजीवी और वायरस आदि पनप जाते हैं या उनमें इल्लियाँ लग जाती हैं या लटें पड़ जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो परिवर्तन होते हैं भोज्य पदार्थ में, जो कि भोजन को खाने योग्य नहीं रहने देते और भोजन को दूषित कर देते हैं, इसे ही खाद्य संदूषण कहा जाता है। खाद्य संदूषण किन किन कारणों से फैल सकता है या हो सकता है, तो इसके मुख्य कारक हैं, जिनमें पहला है, अगर हम जैसा कि मैंने बताया भोजन का संग्रहण गलत तरीके से करते हैं या स्थानांतरण गलत तरीके से होता है या रख रखाव और भोजन को तैयार करते समय अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो खाद्य पदार्थ हमारे संदूषित हो सकते हैं। इसके अलावा जिन बर्तनों में हम भोजन बना रहे हैं अगर वो गंदे पानी से धोए हुए होते हैं या उनमें गंदगी लगी रह जाती है या वो स्वच्छ नहीं होते हैं तो उनमें संदूषण हो जाता है। इसके अलावा अगर आसपास में गंदगी है, वहाँ खूब मक्खियाँ, कॉकरोच, कीड़े आदि का प्रकोप है और यह उड़ उड़ के हमारे भोज्य पदार्थों पर बैठते रहते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो कि हानिकारक होते हैं उनको हमारे भोजन तक पहुंचा देते हैं और जब ये सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में पनप जाते हैं तो भोजन को दूषित कर देते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि खाद्य संदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है जैविक संदूषण, जिसे बायोलॉजिकल कंटामिनेशन कहते हैं। दूसरा है रासायनिक संदूषण, जिसे केमिकल कंटामिनेशन कहते हैं। तीसरा भौतिक संदूषण, जो कि फिजिकल कंटामिनेशन कहलाता है। और चौथा तिर्यक संदूषण या क्रॉस कंटामिनेशन। तो इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जैविक संदूषण वह है जो कि जीवित सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवित सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, कवक, ये सारे के सारे जीवित सूक्ष्म जीवों में आते हैं। इसके अलावा मक्खी और कीट पतंगे और कीड़े मकोड़े, ये भी जैविक संदूषण के ही स्रोत होते हैं और इनको भोजन में पहुंचाने का कार्य या स्थानांतरित करने का कारण बनते हैं धूल, मिट्टी, कच्चा मांस, वायु, मानव शरीर, पालतू जानवर, कीड़े, रसोई घर के गंदे कपड़े, ये सब इनमें रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव ग्रो हुए होते हैं या उपस्थित होते हैं और जब भोजन इनके संपर्क में आता है तो ये जीवाणु या सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव भोजन में स्थानांतरित हो जाते हैं और उसको संदूषित कर देते हैं। और इनसे बचाव के लिए हमें साफ़ सफाई और रख रखाव का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना आवश्यक है। दूसरा प्रकार का संदूषण है भौतिक संदूषण। संग्रहण और स्थानांतरण के दौरान अगर भोज्य पदार्थों का रख रखाव सही तरीके से नहीं होता है
तो उनकी जो बाहरी परत है वो कट फट जाती है, भोज्य पदार्थ सड़ गल जाते हैं या उनमें फफूंदी आदि लग जाती है। तो ऐसे भोज्य पदार्थ भौतिक रूप से संदूषित हो जाते हैं और इनके बचाव के लिए फल और सब्जियों को सावधानी से तोड़ना चाहिए। और अगर हम गेहूँ वगैरह इनका जो हार्वेस्टिंग करते हैं या इन खेत जो अनाज है उनकी कटाई करते हैं तो उनको पर्याप्त रूप से सूखा होना ज़रूरी है। इनको अच्छी तरह से धूप देनी ज़रूरी है ताकि इनकी नमी जो है वो पूरी ज़्यादा से ज़्यादा समाप्त हो जाए, ये अच्छी तरह सूख जाए, नहीं तो ये ख़राब हो सकते हैं। और इसका बचाव का तरीका यही है कि फल सब्जियों को सावधानी से तोड़ना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए और स्थानांतरित करना चाहिए। हमें रसोई घर में अपने बाल बांध कर काम करना चाहिए, हमारे नाखून कटे हुए होने चाहिए, गंदे बर्तनों या टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रासायनिक संदूषण के अंतर्गत आता है हानिकारक रसायनों के द्वारा भोज्य पदार्थों का संदूषित होना। अब ये कैसे होता है? आप लोगों को पता है कि खेती करते समय आजकल फसल को कीड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग बहुतायत से होने लगा है और ये कीटनाशक इतने ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने लगे हैं कि उनकी कुछ मात्रा भोज्य पदार्थों में रह जाती है और यह मात्रा इतनी अधिक होती है कि अगर हम ये भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो हमें कैंसर जैसे दुरूह रोग भी उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा जब हम सब्जियां या भोज्य पदार्थ लेने जाते हैं तो जो प्लास्टिक की थैलियां हम लोग प्रयोग में लेते हैं, अगर वो उच्च क्वालिटी की नहीं है या अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वह भी हमारे भोज्य पदार्थ को दूषित कर देती हैं रासायनिक रूप से। इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक के बर्तनों में जो कि फूड ग्रेड नहीं है, एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक ही हमें भोज्य पदार्थों को रखने के काम में लिया जाना चाहिए, जो कि सेफ़ है, जो कि डिक्लेयर्ड सेफ़ है। आप जाएंगे तो हमेशा ये देखकर कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर लें कि वह फूड ग्रेड है या नहीं, या माइक्रोवेव उसमें मतलब माइक्रोवेव किया जा सकता है या नहीं, ये ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए। रसोई साफ़ करने वाले रसायन जैसे फ़िनाइल का पोंछा वगैरह हम लगाते हैं या कीटनाशकों का स्प्रे कर देते हैं कॉकरोचेज़ और मच्छर, कॉकरोचेज़ और ये कीड़े मकोड़े चींटियाँ आदि से बचाव के लिए हम लोग लक्ष्मण रेखा आदि का प्रयोग करते हैं। और अगर हम उसी पट्टी पर या उसी स्थान पर भोज्य पदार्थों को भी रख देते हैं तो भोज्य पदार्थ दूषित होने का खतरा रहता है। तो इससे बचाव के लिए हमें ऑर्गेनिक भोज्य पदार्थों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। उपयोग से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए, सड़े हुए भाग को काटकर फेंक देना चाहिए और हानिकारक रसायनों के संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। इसके अलावा लास्ट या आखिरी प्रकार का संदूषण है क्रॉस कंटामिनेशन, या जिसे तिर्यक संदूषण कहा जाता है। भौतिक व जैविक दोनों कारणों से अगर संदूषण होता है तो उसको दोनों प्रकार के संदूषण को मिलाकर क्रॉस कंटामिनेशन या तिर्यक संदूषण कहा जाता है। अगर कोई भोज्य पदार्थ स्थानांतरण के समय या संग्रहण के समय सड़ गल गया है या कट फट गया है और बाद में हमने उसको भली भांति रखा नहीं है या हैंडल नहीं किया है तो उसमें जीवाणु अगर पनप जाते हैं या हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगाते हैं तो वह संदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार का संदूषण कहलाता है क्रॉस कंटामिनेशन। और इससे बचने के लिए हमें रसोई घर, बर्तन, फ्रिज आदि भली भांति साफ़ सफाई से रखने चाहिए और विशेष रूप से कचरा पात्र को ढककर रखना अत्यंत आवश्यक है और उसको नियमित खाली करना और हर बार उसको साफ़ करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ ही यह टॉपिक समाप्त होता है और अब अगली बार मैं आपसे मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।